Hello everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 2 का हम लोग आज फाइनली यूनिट 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को सेक्सुअलिटी डिस्कस करना है। इससे पहले नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन 2 में भी यूनिट 12 पूरा खत्म हो चुका है। जो लोग चैनल पे नए हैं, नहीं देखें, अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअलिटी, जो कि साइको सोशल नीड के अंदर सेक्सुअलिटी आती है। हमें सेक्सुअलिटी नर्सिंग फाउंडेशन में क्यों पढ़ना है? वैसे ये चैप्टर इजी होने वाला है, बहुत बार इसके बारे में सबको ही हम लोग जानते हैं, अवेयर हैं, नर्सिंग फील्ड में आए हैं। तो इसमें क्या है कि नर्सिंग फाउंडेशन में हमें इसलिए पढ़ना है, आप ये साइकोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि जब मास्लो हायरार्की नीड जो है उसमें बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसके अंदर जहाँ वाटर, फूड ये सब ज़रूरी था, सेक्स को भी मास्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर रखा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी लोगों को बताना समझाना ज़रूरी है। जहाँ पे सेक्स जो है वो सेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। अब कई पेशेंट ऐसे आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में जिनका सेक्सुअल बिहेवियर अलग रहेगा, या फिर आप हॉस्पिटल में काम करोगे, अगर आपके साथ कोई गलत करना चाहे तो यही सारी चीज़ें या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन आता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहले सेक्सुअलिटी क्या होता है डिफिनेशन देख लेते हैं। तो WHO डिफाइन किया है कि सेक्सुअलिटी जो है एक सेंट्रल एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन थ्रू आउट लाइफ कैसे वो सोचता है सेक्स को लेकर, जेंडर आइडेंटिफाई एंड रोल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम लोगों को टॉपिक यहाँ पढ़ना है, जिसमें कि वो किसके, वो मेल या फीमेल कौन सा जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हेट्रोसेक्सुअल ये सब आता है। तो उसको वो जो है अपने लाइफ में सेक्स को लेकर कैसा धारणा रखता है, उसको कैसी प्लेजर मिलती है। इरोटिसिज्म का मतलब होता है कि सेक्सुअल अराउजल उसका कैसा है अपने लाइफ में, या फिर रिप्रोडक्शन इंटीमेसी उसका क्लोज रिलेशनशिप कैसा है, इस सेक्सुअलिटी के अंदर आएगा। ये WHO बताया। अब हमें देखना है, नॉर्मल हम लोग सेक्सुअलिटी देख लिए तो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट लाइफ कैसा होना चाहिए, पूरा मतलब जन्म से लेकर जब तक इंसान डेथ नहीं करता है तब तक उनके अंदर कैसी सेक्सुअल डेवलपमेंट रहती है। तो ये हम लोग EMS जो पब्लिकेशन का बुक है उससे मैं कंटेंट ली हूँ, और उसी के थ्रू मैं बताऊंगी कि ह्यूमन सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बिगिन हो जाता है कॉन्सेप्शन एंड डेथ तक चलता है। नॉर्मल सी बात है कि आप ये जब oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैं पढ़ाई थी फिजियोलॉजी में, वहाँ भी बताई थी कि एक गर्ल्स के लिए जैसे वो फीटस में रहती है सारे ओवम में सब बन जाता है, और ये चीज़ें जो है वो डेथ तक सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल जो भी फिजियोलॉजिकल है बॉडी में वो चलते रहता है। कैसे चलता है हम लोग देखते हैं कि करके। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, जिसमें कि बर्थ से 3 ईयर बुक में लिया हुआ है। वैसे आप यहाँ से याद मत कीजिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड के लिए इतना एज होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिया गया है। ऐसे आप देखोगे अर्ली चाइल्डहुड के लिए अलग अलग बुक में साइकोलॉजी में अलग बच्चों का उम्र लिया गया है। सो बस सेक्सुअलिटी को लेकर यहाँ पे समझाया गया, वही आप को ध्यान देना है। तो बर्थ से अगर 3 ईयर तक हम लोग देखें तो उनमें कैसे सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, तो कैपेसिटी फॉर अ सेक्सुअल रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है बर्थ से। जैसे कि मेल इन्फेंट जो है गेट इरेक्शन, उनमें इरेक्शन देखने को मिलता है। समटाइम कई बेबी जो है वो इरेक्शन के साथ ही बॉर्न होते हैं। वही फीमेल में वजाइनल, जो फीमेल बेबी होती है उन्हें वजाइनल लुब्रिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है विदिन 24 आवर आफ्टर बर्थ। तो ये सारी चीज़ें जो कि बर्थ से देखने को मिलती है। अगर लेट चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट देखें तो जो कि 4 से 8 ईयर बुक में लिया गया है। तो चाइल्डहुड सेक्सुअल प्ले, कई बार बच्चे जो हैं साइकोलॉजी में भी हम लोग पढ़े थे कि डॉक्टर खेलना, इस डॉक्टर प्लेइंग करना स्टार्ट कर देते हैं इस उम्र में। जैसे कि एक दूसरे का जेनाइटल जो है वो एग्जामिन करते हैं, और इसके बाद अब ये जो है मास्टरबेशन, जो कि सेल्फ स्टिमुलेशन करना सेक्सुअल प्लेजर के लिए, ये जो है वो लेट चाइल्डहुड से हम लोग देखेंगे कि वो जब तक डेथ ना हो पर्सन, ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर देखें कि 9 से 11 ईयर के लिए ईयरली एडोलसेंट का सेक्सुअलिटी की डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इस टाइम पे प्यूबर्टी जो है बिगिन हो जाता है, ग्रोथ, जेनाइटल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मूड चेंजेस भी देखने को मिलती है। बेसिकली गर्ल्स में मास्टरबेशन और स्पर्म प्रोडक्शन में भी बिगिन सून फॉर
सम बॉडी, ज़रूरी नहीं है कि 9 से 11 ईयर में सबके बॉडी में हो जाए, ये लेट भी होता है, लेकिन कई के बॉडी में देखने को मिलता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ मास्टरबेशन, मास्टरबेशन क्या है एक बार मैं बता देती हूँ। ये एक ऐसी एक्ट है सेक्सुअल स्टिमुलेट करना खुद से थ्रू मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ जेनाइटल फॉर सेक्सुअल प्लेजर। तो ये मास्टरबेशन भी पॉसिबिलिटी सब में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है मास्टरबेशन इसमें भी देखने को, इस एज ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। और इसमें जो है वो बॉडी लोगों का, आप देखे होंगे कई स्कूल चाइल्ड जो होते हैं इस टाइम पे जीएफ बीएफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पर सभी लोग नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडोलसेंट सेक्सुअलिटी, जो कि 12 से 18 ईयर का कैसा सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। तो इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में आ जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन बिगिन हो जाता है बॉयज़ में, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मास्टरबेशन इसमें भी हो सकती है। सब में नहीं होगा, लेकिन देखने को मिल सकती है। प्लेजर फ्रॉम अ किसिंग एंड टचिंग, इस फेज में किसिंग एंड टच करने से प्लेजर मिलता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और नीड, और जो लोग सेक्स की एक्टिविटी कर रहे हैं वो सेफ्टी मतलब डिसीजन लेंगे, लाइक कॉन्डोम ये सब यूज करना। इसके बाद अगर देखें 19 से 30 ईयर में जो कि यूथ सेक्सुअलिटी, इसके लिए बुक में क्या लिखा है कि क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी पार्टनर के साथ, क्योंकि इसमें मैरिज हो जाता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है मास्टरबेशन की। और पॉसिबिलिटी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इसमें चाइल्ड बर्थ भी देखने को मिलता है, मतलब ये ऐसा एज है जब बेबी के लिए प्लानिंग होती है। नेक्स्ट एज ग्रुप हम लोग देखें 31 से 45 ईयर वाले, जो कि एडल्ट का सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट, उनमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मेंटेन अ रिलेशनशिप सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल, इसमें जो है मतलब ऐसी कंडीशन इस टाइम पे होती है कि लोग पार्टनरशिप में रहते हैं, अब सेक्सुअली वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉन सेक्सुअल भी, उनके बिहेवियर से सिर्फ। पॉसिबिलिटी ऑफ मास्टरबेशन इसमें भी रहेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्स एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन, अब इसमें क्या होता है, पेरेंट्स बन जाते हैं और अपने बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन देने की उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ताकि वो जान पाए कि सेक्स क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्स सेफ्टी डिसीजन, अगर सेक्स एक्टिविटी हो रही है तो इस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाना इनके डिसीजन रहेगा। एडल्ट सेक्सुअलिटी जो है 46 से 65 ईयर में क्या रहेगी, इसमें मेनोपॉज वुमेंस में हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रैंड पेरेंटिंग, दादा दादी बन जाते हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ मास्टरबेशन, इसमें भी पॉसिबिलिटी मैं बताई कि ये स्टार्ट हो जाता है 4 से 8 ईयर में। पॉसिबिलिटी है, सब में नहीं देखने को मिलेगी और लास्ट तक ये रह सकती है। पॉसिबिलिटी है इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्स सेफ्टी, अगर कोई सेक्स एक्टिविटी अभी भी कर रहे हैं तो वो सेक्स सेफ्टी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करेंगे। बॉडी रिस्पॉन्ड, अब जो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो ओल्ड होते जाते हैं, जैसे 64 या फिर 65, ये सब वाले जो भी पर्सन होते हैं उनके अंदर सेक्सुअलिटी की डिजायर कम हो जाती है। और इसके बाद जो है अब यही वो एज है जिसमें डेथ की, पार्टनर की डेथ की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो ये था पूरा थ्रू आउट लाइफ सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा रहेगा, जन्म से लेके पूरा डेथ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्सुअल हेल्थ, ये क्या होता है। सेक्सुअल हेल्थ में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि वो सेक्स को लेकर उनकी कोई एबनॉर्मल एडिक्टिव बिहेवियर ना हो, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा अच्छा होना चाहिए। सेक्सुअल हेल्थ जो है रेफर करता है स्टेट फिजिकल, इमोशनल, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग होना चाहिए सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। इसमें इन्वॉल्व होता है कि हेल्दी रिलेशनशिप वो बनाए, मीन्स कि एक पार्टनर के साथ ही रहे, अगर सेक्स भी करे तो वो सेफ होना चाहिए, सेफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अब ये नर्सेस का आगे भी रोल देखेंगे, इसमें क्रूशियल रोल इनका रहता है। आप कम्युनिटी एरिया में जाइए या फिर हॉस्पिटल में भी आए तो जो यंग लोग होते हैं उनको एजुकेशन देना सेक्स के बारे में एंड सपोर्ट करना। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। सपोर्ट मीन्स कि अगर कोई उनको प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे सपोर्ट करना। डेफिनेशन WHO डिफाइन किया है सेक्सुअल हेल्थ को, जैसा आप हेल्थ का डेफिनेशन याद रखें सेम है, बस रिलेट करना है सेक्सुअल को। सेक्सुअल हेल्थ जो है एक ऐसी स्टेट है जिसमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग होना चाहिए सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। हम लोग इसका डेफिनेशन देख लिए कि मतलब उसका कैसा बिहेव, वो कैसा सोचता है सेक्स को लेकर, उनकी अपनी एक्टिविटी कैसी है। इट नोट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फॉर्मिटी, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि ऐसा नहीं कि डिजीज और इन्फॉर्मिटी कम होना ही उसको सेक्सुअल हेल्दी बोलेंगे, उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सारे चीज़ों से अच्छा होना चाहिए, उसी को सेक्सुअल हेल्दी बोलेंगे। अब 3 एलिमेंट जो कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, WHO ही दिया है कि कैपेसिटी टू एंजॉय एंड कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल पर्सनल एथिक, उनमें एबिलिटी रहे, मतलब सेक्सुअल इंजॉय जरूरी है, हम लोग मस्लो हायरार्की में भी देखें, लेकिन
बिहेवियर उनका जैसा हमारे सोसाइटी का इथिक्स है, वो सारी चीज़ों को देखकर उनके अंदर कंट्रोल करने की भी एबिलिटी होना चाहिए, उसी को हम लोग सेक्सुअल हेल्दी मान सकेंगे। फ्रीडम फ्रॉम फियर, सेम, गिल्ट, फॉल्स बिलीव नहीं होना चाहिए। अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स ही इनहिबिट कर दे, इसके लिए भी फॉल्स जो है वो बिलीव नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बिलीव ना हो जिसके कारण इम्पेयर सेक्सुअलिटी हो जाए, या फिर रिलेशनशिप में उसकी जो अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप में उसकी डिजायर ना बचे, ऐसे भी कोई फॉल्स बिलीव नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग सेक्सुअल हेल्दी मानेंगे। 3 जो है वो एलिमेंट जो WHO दिया है वो बोलता है फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड डिफिशियंसी, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए जो कि इंटरफेयर कर सके सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, उसी को हम लोग सेक्सुअल हेल्दी मानेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें सेक्सुअल हेल्थ का, तो कैसा एक सेक्सुअल हेल्दी पर्सन के अगर वो है तो उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक देखेगा, तो उसको नॉलेज होना चाहिए सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में। एबिलिटी टू मेक ऑटोनोमस डिसीजन वन सेक्सुअल लाइफ के बारे में वो अपना डिसीजन खुद ले। कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने की उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। राइट टू मेक फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव चॉइस, वही कि रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो भी है उनको खुद से होनी चाहिए और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा सके। एबिलिटी टू असेस सेक्सुअल हेल्थ केयर, उनके अंदर सेक्सुअल हेल्थ सही रहे, केयर करने की भी एबिलिटी हो, तभी वो सेक्सुअल हेल्दी भी रह पाएंगे, और इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है। नर्सिंग रोल क्या है एक सेक्सुअल हेल्दी रखने के लिए, तो सबसे पहले असेसमेंट की इवैल्यूएट कीजिए, अगर पेशेंट कोई सेक्सुअल डिजीज से आया है तो इवैल्यूएट पेशेंट सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न उनकी कैसी है, और एजुकेशन आप दे सकते हो, जैसे कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें आपको एजुकेट करना है, और अगर किसी को डिजीज कंडीशन है भी तो उनको नॉन जजमेंटल, कभी आपको जज नहीं करना है, और उनको ट्रीटमेंट देना है, और अगर उनकी कंडीशन ख़राब है तो डॉक्टर के पास भी उनको जाने के लिए रेफर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है इमोशनल एंड रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन दैट अ पर्सन फील टुवर्ड द अदर पर्सन, वो रोमांटिकली या फिर अट्रैक्शन किसके प्रति उसका है, बेसिकली इसी में हम लोग यही पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हेट्रोसेक्सुअल, जिसमें कि नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि पीपल जो है वो हेट्रोसेक्सुअल में रोमांटिकली एंड फिजिकली जो अटैच होता है अपोजिट सेक्स में, और बेसिकली यही देखने को भी मिलती है हमारी सोसाइटी में, तो उसको हम लोग हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। एक मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन और एक फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन, तो उनको हेट्रोसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर नेक्स्ट देखें सेक्सुअल ओरिएंटेशन का टर्म, तो उसमें होमोसेक्सुअल आता है, जिसमें कि रोमांटिकली एंड फिजिकली एक पर्सन जो है अपने सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होगा। इसमें एग्जाम्पल लेस्बियन जो आता है, जिसमें कि फीमेल अटैच रहती है, फीमेल का फीमेल से अटैच होना, उसको हम लोग लेस्बियन बोलेंगे। और गे जो होता है उसमें एक मेल का मेल से ही अट्रैक्ट होना, उसको हम लोग गे बोलेंगे। याद कैसे आपको रखना है? एल से लेडी आप याद रख लीजिएगा, तो लेबिएशन मीन्स की लेडी के लिए अट्रैक्ट होना, तो उसको हम लोग लेबिएशन बोलेंगे। ये याद हो जाएगा, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म बाइसेक्सुअल। इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेल का मेल से भी अट्रैक्शन रहेगा और फीमेल से भी अट्रैक्शन रहेगा, वही एक फीमेल का फीमेल से भी अट्रैक्शन रहेगा और मेल से भी अट्रैक्शन रहेगा। मीन्स कि आ रहा है रोमांटिकली एंड फिजिकली अटैच रहेगा बोथ सेक्स से, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कौन कौन से फैक्टर है जो सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें जैसे कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो जाना, जैसे आप किसी का ये जो कोई बेबी ऐसे जन्म लेते हैं जिनका पेन, ये यूरेथ्रा का ओपनिंग कहीं और है, ये सब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, या फिर स्क्रोटम बाहर आया ही नहीं, तो ये एबनॉर्मलिटी जो है वो सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ओल्ड एज सिकनेस भी अफेक्ट कर सकता है, उस टाइम पे डिजायर कम जाती है। लेस सिक्रेशन ऑफ हार्मोन हो तो भी सही से स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis नहीं होगा। पेन एंड फटिग भी अफेक्ट कर सकता है सेक्सुअलिटी को। इन्वायरमेंटल अगर फैक्टर देखें तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, लाइफ स्टाइल बहुत सेडेंटरी है तो उससे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, फिर सही से सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका सही से नहीं रह पाता। लैक ऑफ प्रॉपर प्लेस एंड प्राइवेसी सेक्सुअलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो कम है तो भी सेक्सुअलिटी अफेक्ट हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर हम लोग देखें तो डिस्टर्बेंस है, अगर उनके रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल है, या फिर सेक्सुअल नॉलेज नहीं है, डिसइंटरेस्टिंग और डिसलाइकिंग अगर पार्टनर हो तो भी सेक्सुअलिटी अफेक्ट हो सकती है। टेंशन एंड प्रेशर में भी डिजायर कम रहती है। एंड अगर किसी बिलव्ड वन का डेथ हो जाए तो भी डिजायर उन पर्सन का जो है कोई पर्सन का ख़त्म हो जाता है, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है। हार्मोन एंड जेनेटिक फैक्टर में अगर देखें तो स्पर्म की अगर
ये कम है, टेस्टोस्टेरोन जैसे कम है, तो स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। फेलियर ऑफ ओवुलेशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हार्मोन का इम्बैलेंस होने से, या फिर जब भी किसी को पीसीओडी, अभी भी जो वीडियो देख रहे होंगे बहुत पीसीओडी कॉमन है, तो पीसीओडी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछता है डॉक्टर कि आपके फैमिली में भी है कि नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक भी रिलेटेड होता है या फिर इसमें हार्मोन ही इम्बैलेंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर सकती है। सेक्सुअल हेल्थ हिस्ट्री अगर हम लोग देखिए कैसे अफेक्ट करता है, तो मल्टीपल अगर पार्टनर है तो सही से सबको टाइम नहीं दे पाएगा, तो उस तरह से उनके अफेक्ट हो सकती है। इन्फेक्शस अगर डिजीज हो तो भी सेक्स अवॉइड करना होता है। स्ट्रेस अगर देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस भी सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन जैसे कि अल्कोहल, एंटीकन्वर्जेंट, डाययूरेटिक और मैरिजुआना है, ये सारी ड्रग्स जो है वो सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करती है। तो फैक्टर में नॉर्मल सी चीज़ें थी, ये एग्जाम में आ सकता है। पहले आप सेक्सुअलिटी का डेफिनेशन लिखना, फिर इसको ऐसे क्लाउड में शो कर एक एक करके डिफाइन कर देना, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ STI और अनवांटेड प्रेगनेंसी, और कैसे अवॉइड करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज। ये सब क्या होता है वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले STI क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, इसीलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, और इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। STD या फिर STI कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। कॉजेज क्या है? ये बैक्टीरियल या वायरल, बैक्टीरिया वायरल की वजह से होता है। जो बैक्टीरियल जो STI है वो एंटीबायोटिक से उसे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जो वायरल होते हैं उनको क्योर नहीं किया जा सकता, बस उनके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। अगर STI में देखें कि कौन कौन से डिजीज इंक्लूड है, तो उसमें गोनोरिया हो गया जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, HIV, एड्स, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस भी, उसको भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज बोलते हैं। सिम्टम्स देखना जरूरी है, मेल में क्या सिम्टम्स आएंगे जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज रहेगी। पेन होता है, बर्निंग होता है, स्टिंगिंग व्हेन पासिंग यूरिन पास करते टाइम पेन, बर्निंग देखने को मिलेगा। स्टिंगिंग जैसे कि कोई चीज़ अगर बाइट कर जाता है, डसने वाला वैसा पेन होता है जिनको STI हुई रहती है। जेनाइटल वाट या लंप देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन वहाँ पे। जेनाइटल अल्सर देखने को मिलेगी। डिस्चार्ज द एंड ऑफ द पेनिस, पेनफुल टेस्टिकल उनको फील होगा, ऐसा सिम्टम्स है इसका। फीमेल में अगर देखें तो बर्निंग, स्टिंगिंग, यूरिन पास करते टाइम पे सेम। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वजाइना के थ्रू, एंड बहुत अनप्लीजेंट ऑर्डर रहता है उस डिस्चार्ज का। वेजाइनल पेन ड्यूरिंग सेक्स, एंड सेक्स के टाइम पे ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंट कैसे करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और कहीं ना कहीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट करना है, या फिर अगर किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर है उसी को ठीक करने के लिए ये टॉपिक फंडामेंटल में डाला हुआ है। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? अब्सटेन मतलब बचना होता है, कि मोस्ट इफेक्टिव वे है STI से बचने के लिए कि सेक्स ही ना हो, तो फिर चांस ही नहीं है कि उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होगा। और नेक्स्ट है स्टे विथ अ अनइन्फेक्टेड पार्टनर, जिसमें कि अनदर रिलायबल वे अवॉइड STI। स्टे लॉन्ग टर्म मोनोगैमस मीन्स कि एक मेल और एक फीमेल जो जिनको कि STI किसी को भी ना हो, उनके साथ सेक्स करना ये सेफ रहेगा STI से बचने के लिए। वेट एंड टेस्ट मीन्स कि अवॉइड वेजाइनल एंड इंटरकोर्स विथ अ न्यू पार्टनर, जब तक कि आप उनके बारे में जानते नहीं हो तब तक किसी के साथ सेक्स ना हो, ये इससे भी STI से बचा जा सकता है। गेट वैक्सीनेटेड, कुछ STI से बचने के लिए वैक्सीन भी है, उसको ले सकते हैं आप। लाइक अ वैक्सीन अवेलेबल है प्रिवेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का, जिससे जेनाइटल वॉट एंड सर्वाइकल कैंसर होती है, इसका हमारे पास वैक्सीन है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B भी एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसके लिए भी वैक्सीन है, तो ये वैक्सीनेशन लेने से ये सारी चीज़ों से STI से बचा जा सकता है। यूज़ कंडोम मोस्ट कॉमन, जैसे कि न्यू लेटेक्स कंडोम का यूज़ करके भी STI से बचा जा सकता है। कम्युनिकेट मीन्स कि बिफोर एनी सीरियस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पार्टनर में कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि अगर डिजीज कंडीशन है तो उसे बताना चाहिए ताकि उसे भी ना हो ये कंडीशन। कंसिडर मेल सर्कमसीजन, ये ज़्यादातर मुस्लिम में तो ये रिवाज ही है, और ये ऐसा देखा गया है कि सर्कमसीजन से जिन लोगों को सर्कमसीजन किया जाता है पेनिस का, उनके अंदर इन्फेक्शन की रिस्क कम होती है। उनके अंदर ऐसा भी देखा गया है कि HIV एड्स होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाती है। अब नर्सेस रोल क्या है? STI को कैसे प्रिवेंट करवाओगे आप? तो एजुकेशन देना सबसे मोस्ट, स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग के लिए आप बोल सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो जिनको हो गया है, ट्रीटमेंट एंड रेफरल, ट्रीट
करना जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटीबायोटिक के सब सिम्टम्स को कम करना अगर वायरल है तो, और अगर नहीं ठीक हो रहा है तो रेफरल भी कि आप डॉक्टर के पास जाइए या फिर और किसी के पास जाइए। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, कंडोम में सब यूज़ करना है, सारी चीज़ों को बताना है। फिर जिनके को STI उनके साथ सेक्स से बचे, ये सारी चीज़ें जो है STI से प्रिवेंट कर सकता है। और नर्सेस रोल ये हो सकती है। तो ये पूरा कंटेंट आपको अगर एग्जाम में आए तो लिखना हो। नेक्स्ट हमारे पास था अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे जो है वो हमें ये अवॉइड करवाना है या फिर प्रिवेंट करवाना है। तो एन अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है अकर होता है जब वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रिगर हो जाए और उनका कोई प्लानिंग नहीं था प्रेगनेंसी के लिए, तो उसे अनवांटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इंटरप्टेड इंटरकोर्स, ये क्या है कि मतलब मेल जो पार्टनर होते हैं वो स्पर्म को रिलीज होने से पहले ही वजाइना के बाहर उसे सीक्रेट आउट करवा देना। तो ये अकर व्हेन अ पार्टनर एबल टू फुली कंट्रोल प्रोसेस एंड इजैकुलेशन, तभी इस पे विश्वास किया जा सकता है जो मेल पार्टनर है वो एबल हो ये बाहर इजैकुलेशन करने के लिए। कैलेंडर मेथड यूज किया जा सकता है, जैसे कि सेटिंग टाइम ओवुलेटरी प्रोसेस, जैसे कि सेफ जो पीरियड होता है उसके बारे में आप जानते होंगे कि जिस टाइम पे ओवुलेशन जैसे 14 डेज पे होती है तो कैलेंडर मेथड में रहेगा कि मेरा इस दिन पीरियड आया, 14 डेज पे ओवुलेशन होगा, तो उसके आसपास सेक्स नहीं करना है। इससे भी प्रेगनेंसी से, क्योंकि जब तक ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, तो ऐसे भी बचा जा सकता है। लेकिन इन लोगों को उतना रिलायबल नहीं माना जा सकता क्योंकि इतना लोगों को ना याद रहता है ना कभी कभी लोग कंट्रोल कर पाते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आगे चीज़ें इफेक्टिव रहती है, जैसे कि एक्सेप्टेड डेली सेम टाइम पे यूज़ करके प्रेगनेंसी से बचा जाना, या फिर कॉन्डोम यूज़ करना बहुत ओल्डेस्ट मेथड है, ये बैरियर की तरह काम करता है और हाईली इफेक्टिव भी इसी को देखा गया है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज़ करते हैं जो मैरिज कपल रहते हैं, जिसमें कि सिलेक्शन ऑफ डिवाइस करेक्ट सेटिंग यूज़ करके इससे कॉन्ट्रासेप्शन से प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो ऐसे आप एक नर्स हैं तो लोगों को जाके बताना है, जो कपल्स जो मैरिज होते हैं आजकल तो है कि एक बच्चा हुआ और उसके बाद 3 ईयर का गैप रखना है, तो यही सारी की चीज़ों के बारे में बताता है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हो, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ले सकते हो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास था अवॉइडिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज। तो हम लोग उसे देख लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये जो टर्म है उसे कई लोग वाकिफ होंगे। कैन इन्वॉल्व अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, आल्सो इंक्लूड एक्सपोजिंग बॉडी पार्ट, उनकी क्लॉथ को हटाना या फिर किसी को अनवांटेड टच करना, उनको रिक्वेस्ट करना कि सेक्सुअल फेवर के लिए कई लोग पैसे देते हैं, ये सारी चीज़ों करना। मेकिंग इनअप्रोप्रिएट कमेंट एंड जोक्स भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। हरासमेंट कहाँ हो सकती है? डिफरेंट सोशल सेटिंग, वर्क प्लेस पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। होम एंड स्कूल में भी ये सेक्सुअल हरासमेंट, अनवांटेड टच या फिर किसी को क्लॉथ को एक्सपोज करना या फिर कमेंट जोक सुनना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब ज़्यादातर तो लड़कियाँ विक्टिम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों जो जेंडर है वो लड़कों को भी कई लोग हरासमेंट या फिर कमेंट जो के सब पास करते रहते हैं। प्रिवेंशन सेक्सुअल हरासमेंट कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इसके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मीन्स कि लोगों को बताना है, समझाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वर्क प्लेस पे ये सारी चीज़ें हो रही है तो एंटी हरासमेंट पॉलिसी वहाँ की होनी चाहिए कि अगर किसी पे कोई गंदा कमेंट किया, किसी के साथ ऐसा अनवांटेड टच किया तो उनको पनिश किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉलिसी होनी चाहिए। क्लियर रिपोर्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसी किसी का गंदा भी अगर गंदा कमेंट आप सुने तो आप रिपोर्ट कीजिए ताकि उनको पनिशमेंट मिल सके। फोकस स्टाफ वेलफेयर मीन्स कि हर एक मंथ में एक मीटिंग होना चाहिए जिसमें पूछा जाए कि आपको यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट होती है कि नहीं होती है। ये सबसे अच्छा मेथड है कि सेक्सुअल हरासमेंट को होने से पहले ही बचाया जाए। मेक श्योर पॉलिसी अप्लाई एवरीवन इंक्लूडिंग मैनेजर एंड सुपरवाइजर, ये सबके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, मालिक हो, सुपरवाइजर हो, सब ये किसी के ऊपर कोई कमेंट या फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। प्रोम्प्टली इन्वेस्टिगेट एंड डील, अगर हरासमेंट किसी के साथ हो गई, अगर वो कंप्लेन किया तो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। टेक एक्शन, एलिमिनेट, कोई जोक्स ये सब कोई ना मारे, इसके लिए भी एक्शन होनी चाहिए। तो सेक्सुअल हरासमेंट सबके लिए जाना जरूरी है क्योंकि हम लोग भी अभी लड़कियां जॉब के लिए जाएंगे, तो अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें रिपोर्ट करना है, उस चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना है और उस चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल एब्यूज़। सेक्सुअल हरासमेंट में सेक्स एक्टिविटी नहीं होना, लेकिन सेक्सुअल एब्यूज़ में बिना उनकी सहमति के उनके साथ सेक्स एक्टिविटी होना, ये सेक्सुअल एब्यूज़ कहलाता है। एनी नन कॉन्सेंसुअल मीन्स कि गैर सहमति सेक्सुअल एक्ट बिहेवियर, जैसे कि रेप हो गया या फिर मॉलेस्टेशन छेड़छाड़ करना या फिर एक्सप्लॉयटेशन किसी का शोषण करना, तो ये सेक्सुअल एब्यूज़ कहलाता है। कैसे प्रिवेंट इसे किया जा सकता है? बहुत ये बहुत ख़राब
सोसाइटी में हमारा ये चीज़ें देखने को मिलती है जो कि ये नहीं होना चाहिए। कैसे प्रिवेंट इसको हम लोग कर सकते हैं? एजुकेशन एंड अवेयरनेस देख के कि टीच अबाउट द कंसर्न बाउंड्री हेल्दी रिलेशनशिप। कई लोग जो रिलेशनशिप बनाते हैं उनका रिलेशनशिप ही सही नहीं होता है, तो आप एक लड़का या लड़की रिलेशनशिप में आए तो देखिए कि आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा है। अगर ख़राब है तो उससे आप हट जाइए, हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। एम्पावरमेंट इंकरेज करना, इंडिविजुअल सेट अप बाउंड्री, असर्ट देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, अपने खुद के लिए एम्पावर्ड रहना। सेफ इन्वायरमेंट, जो वनरेबल पॉपुलेशन होती है, जैसे कि जो लड़कियां पहले देखी कि हाँ मेरे साथ ऐसा कंडीशन हो सकता है, किसी ने उसको धमकी दिया, तो उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे वो है वहाँ से उसे हटाया जाए। और इसके लिए खुद पहले आपको आवाज़ सब बताना होगा। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, आप भी अगर एक नर्स हैं तो अगर सोसाइटी में आप कम्युनिटी में जाते हैं तो उनको बताना होगा ये सब के बारे में कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप अपना आवाज़ उठाइए, ताकि आप ये कंडीशन होने से पहले ही बचाया जा सके। आपको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, मीन्स कि अगर वो शेयर कर रही है तो उनके फैमिली वाले को भी बताइए कि आपको इस टाइम पे सपोर्ट करना है। उन्हें हमेशा मतलब एक मेंटल सपोर्ट भी देना इम्पॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। रिपोर्टिंग एंड लीगल एक्शन, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लीगल एक्शन भी इसके लिए लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, डीलिंग विथ इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर। कई बार आपको पेशेंट ऐसा देखने को मिलेगा हॉस्पिटल में जिनका सेक्सुअल बिहेवियर बहुत इनएप्रोप्रिएट होता है, तो उसके साथ आप कैसा डील करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर का फोकस बेसिकली कैसे आप इस तरह के पेशेंट को हॉस्पिटल में डील करोगे, ये भी एक सबसे बड़ा मकसद था इस चैप्टर को फंडामेंटल में डालने का मेरे पर्सपेक्टिव से। इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे कि सेक्सुअल एग्रेसिव, कई पेशेंट ऐसा देखने को मिले बहुत सेक्सुअल एग्रेसिव होते हैं। बिहेवियर इंक्लूडिंग ऑफ स्किन जेस्चरिंग, इसमें अश्लीलता देखने को मिलती है। टचिंग एंड हगिंग अनदर पर्सन, किसी को भी जाके वो टच कर, कई ऐसे पेशेंट होते हैं हग करना स्टार्ट कर देंगे। और एक्सपोजिंग बॉडी पार्ट और डिस्टर्बिंग एंड मास्टरबेशन इन पब्लिक। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है किसी का क्लॉथ को हटा देना, खींच देना, तो ऐसे बिहेवियर वाले पेशेंट आपको देखने को मिले। मास्टरबेशन ऐसे प्राइवेसी में होना चाहिए, लेकिन उन लोग पब्लिक में करना कई पेशेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे से आप कैसे डील करोगे ऐसा अगर पेशेंट देखने को मिला तो उनके लिए कुछ मेडिसिन होता है। कई लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं तो उनके लिए एंटी डिप्रेशन, जिससे उनको शांत किया जाता है। एक रहता है नाल्ट्रेक्सोन, जो कि ब्लॉक करता है योर ब्रेन एंड फील प्लेजर सर्टेन एडिक्टिव बिहेवियर। ये जहाँ पे सेक्सुअल एडिक्टिव से उसे ब्रेन में प्लेजर मिल रहा था, ये उसी को ब्लॉक करता है, जिससे इनकी बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। मूड स्टेबलाइजर एक होती है जो कि कंपल्सिव सेक्सुअल अर्ज जो है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक एंटी एंड्रोजन, जो कि एंड्रोजन ऐसे सेक्सुअल में इन्वॉल्व रहता है। अगर ये एंटी दे देंगे तो उनकी सेक्सुअल अर्ज कम हो जाती है। तो ये मेडिसिन था, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, आपको देना होगा, एक नर्स होंगे हैं तो। इसके बाद नर्सिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन स्ट्रेटजी डेवलप करना है आपको, इम्प्लीमेंट ऑर्डर इंश्योर इंडिविजुअल जो है। लेकिन इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना है कि क्योंकि उनकी ये एबनॉर्मल कंडीशन है तो उनकी नीड पूरा, उनकी ऐसे आपको केयर देना है और इसके साथ उनकी जो बिहेवियर है उसको भी सुधारना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले असेसमेंट हमारा काम होता है नर्सिंग प्रोसेस में। तो दिस असेसमेंट कंडक्ट डिटरमाइन क्या कॉजेज है उनके इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का। इसके बाद शुड इंक्लूड मेंटल एंड हेल्थ, फैमिली, सोशल हिस्ट्री, आप देख सकते हो कि इसका पहले कैसा बिहेवियर था। इसके बाद हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस में आएंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस शुड रिफ्लेक्ट अंडरलाइन कॉजेज के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है, मेंटल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, क्या चीज़ें, ऐसा आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग केयर प्लान नहीं बनाने आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो, या फिर आप ये जो हेल्थ असेसमेंट वाला जो चैप्टर 2 है उसे अगर आप देखो तो आपको केयर प्लान या फिर डायग्नोसिस कैसे बनाता है बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे बताई हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको क्या करना है कि डेवलप आउटकम मेजर इंडिविजुअल, प्रोग्रेस कैसे करें, उनकी बिहेवियर कैसे ठीक हो, इसके लिए आपको प्लान करना होगा। इसके बाद आप इंटरवेंशन क्या अप्लाई करोगे कि मे बी इंक्लूड साइकोलॉजिकल थेरेपी दे सकते हो जिससे उसके बिहेवियर ठीक हो, मेडिकेशन जो कि हम लोग पहले देखे, एंड लाइफ मॉडिफिकेशन के बारे में उसको आप बता सकते हो। लास्ट में इवैल्यूएशन होता है कि प्रोग्रेस कितना हुआ, आउटकम मिला कि नहीं मिला, ये आप देखो। अगर आउटकम नहीं मिला तो फिर से आपको केयर प्लान बनाना होगा, थेरेपी ये सब देनी होगी, मेडिकेशन डॉक्टर जो दिए उनको एडमिनिस्टर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बस थी हमारा सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअलिटी में हम लोग पढ़े क्या कि थ्रू आउट लाइफ कैसे, अगर इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सेक्सुअल हेल्थ भी आ सकती है। इसके बाद STI जो हमारा है
STI आ सकता है और इसके बाद डीलिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसे हम लोग क्यों पढ़े, यहाँ से हम लोगों को ये नॉलेज हुआ कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर हो तो हमें कैसे डील करना है, या फिर कभी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ें अगर देखने को मिले तो कैसे हमें खुद के लिए आवाज़ उठाना है, या फिर कैसे लोगों को हम बता सकते हैं इससे बचने के लिए, और अब STI जैसी डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, MCQ भी इंपॉर्टेंट है, एक एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत रहेगी। तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसे सेक्सुअल एब्यूज़ को कम किया जा सकता है, लीगल एडवाइस के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम के थ्रू, या फिर पूरा। इसका कमेंट में आप मुझे आंसर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन का टॉपिक है। थैंक यू।